वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन और आपका बहुत 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 शुक्रिया। आज आप दोस्तों का साथ है, आप स्टूडेंट्स का साथ है और ये प्यार ही है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक मेरे पास स्टूडेंट्स हैं आपके ओर से। और मुझे इतनी खुशी होती है कि आप लोगों के फीडबैक मिलते रहते हैं, कमेंट्स मिलते हैं जिस पर अमूमन आजकल मैं जवाब नहीं दे पाता, लेकिन उसका कोई बुरा मत मानिएगा। जुड़े रहिए, अपने चैनल को बढ़ाते रहिए और जो पर्पज़ है इस चैनल का कि हर बच्चे को कोशिश करके उस हर बच्चे तक पहुंचना है जो ट्यूशन के पैसे नहीं दे सकता और उसको ये चैनल पे हर चीज़ सीखने को मिल जाए। तो आप सीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, चाहे कोई भी कोर्स कर रहे हैं, अभी जो हम सीरीज चालू कर चुके हैं दैट इज एमसीक्यूज। और आई एम सो हैप्पी कि मैं जितने भी एमसीक्यू डालता हूँ उसके ऊपर भर भर के कमेंट आते हैं, 3000 4000 5000, जब तक वो कमेंट लोग देखते रहते हैं उस पर कमेंट करते रहते हैं। तो कम्युनिटी पोस्ट पे टिके रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कम्युनिटी पोस्ट जब भी आता है आपको मिलता जाए। तो कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी जर्नी। आज का सवाल शुरू करते हैं। आज बहुत सारे एमसीक्यूज हैं हमारे पास और मज़े की बात ये होती है कि बच्चे ना सवाल तो पढ़ते हैं लेकिन ढंग से नहीं पढ़ रहे आजकल। तो एमसीक्यू का पर्पस क्या होता है? कंसेप्ट एंट्री एक, एमसीक्यू एक, कंसेप्ट 2 4 3 ऐसे क्लियर होते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा। अ डेटर इज टू होम वी सेल ओल्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट। इसका आंसर मैक्सिमम 77% बच्चों ने दिया यस, मतलब 3200 में से 77% बच्चों ने कहा हाँ ये डेटर होते हैं और दूसरे ने कहा नो, 23%। दोस्तों याद रखना, डेटर हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है जो हमारा हम तब वर्ड यूज़ करते हैं जब हमने किसी को गुड्स बेचे हों। गुड्स का मतलब वो आइटम जो हम जिसमें हम डील करते हैं, जिसको हम बेचते खरीदते रहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ओल्ड फर्नीचर, तो एक तरह का कबाड़, ओल्ड फर्नीचर, ओल्ड रद्दी पेपर हो गया, आपने कुछ भी स्क्रैप बेच दिया, तो उस केस में आपने जो इनकम मिलनी होती है उसको बोलते हैं हम आउटस्टैंडिंग इनकम। ठीक है, सॉरी फॉर खटपट हुआ। उसको जो बोलते हैं हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम। डेटर्स वो होते हैं जिनको हमने अपने गुड्स उधार में बेचे होते हैं। तो याद रखना यहाँ पे क्या लिखा है, अ डेटर इज टू होम वी सेल ओल्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट, आंसर विल बी नो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर 77% बच्चों ने गलत लिखा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा पर्पस ये तो है, हम मिस्टेक करेंगे और सीखेंगे। देखो एक कहावत बताई जाती है कि देखो एक ना एरोप्लेन की जब ट्रेनिंग लेता है ना पायलट, उसको फ्लाई करना होता है। अ पायलट इज टेकिंग द ट्रेनिंग एंड द पायलट इंस्ट्रक्टर इज टेलिंग ओनली वन थिंग, डियर बर्डिंग पायलट्स, डू एनी नंबर ऑफ मिस्टेक्स टिल द टाइम यू टेक द फर्स्ट फ्लाइट। ऑलराइट, जब तक आपने फर्स्ट फ्लाइट नहीं ले लिया तब तक आप जितनी मर्जी गलती करने कर लो, क्योंकि अगर आपने ऊपर जाके गलती करी तो दोबारा कभी गलती करने लायक नहीं रहोगे। ठीक है, तो सिमिलर इज द कॉन्सेप्ट विद यहाँ पढ़ाई का भी है। गलती करते चलिए और सुधारने के लिए हम बैठे हैं, तो जितना कोशिश कर पाऊंगा आपके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। चलो ये तो हो गया था। नेक्स्ट, सेल्स एंड परचेज एज शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट आर कैटेगराइज एज। फिर से 4200 वोट आए। ठीक है, 4200 वोट्स में से 68% बच्चों ने बोला कि सर ये है रियल अकाउंट। और हमारे बच्चे, सॉरी दोस्त पैन गिर गया था, हमारे बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, वो सोचते हैं सेल परचेज मतलब गुड्स खरीदे गुड्स बेचे तो हो गया हमारे पास स्टॉक हो गया तो रियल अकाउंट। नहीं, गलती मत करो। हमने पैसा खर्च किया तो परचेज की, पैसा मिला तो इनकम हुई, ये समझो जरा। जब हम सेल करते तो इनकम होती है, जब परचेज करते तो खर्चा होता है। दूसरा, हमेशा का एक दिमाग में बिठा लो, ओपनिंग स्टॉक सॉरी क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ दो, बस वही हमारा जो बैलेंस शीट में आता है। उसके अलावा ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट इज मेंट फॉर नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट में आते हैं एक्सपेंडिचर्स एंड इनकम्स, एक्सपेंस एंड इनकम्स। तो अगर सेल है या परचेज है तो क्या होगा, वो होगा इनकम या एक्सपेंस। तो कौन सी कैटेगरी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी कैटेगरी नंबर 3, नॉमिनल अकाउंट की। तो 68% बच्चों ने आंसर गलत लिखा। इसका मतलब ये नहीं कि उसने गलती कर दी, गुनाह कर दिया। आज हम सीख गए, इसका आंसर रियल अकाउंट नहीं होता, इसका आंसर होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। While preparing bank reconciliation statement, we rectify the errors in cash and passbook. We match the difference between the entries in the cash and passbook. We try to find out the difference between cash and passbook 10% और none of the above 2% बच्चों ने, मतलब 3800 के करीब वोट आए। वो यहाँ से दिखता है देखो मुझे, ठीक है, कि 3800 बच्चों ने वोट किया और उसमें से 71% बच्चों ने सही जवाब दिया।
तो मुबारक हो, ये सवाल आपका सही निकला। लेकिन गलती लोगों ने कहाँ करी, हम देखते हैं। पहली बात तो जितने बच्चों ने लिखा वी रेक्टिफाई द एरर्स, तो याद रखना दोस्तों, रिकंसिलेशन का मतलब रेक्टिफिकेशन नहीं होता। ये तो सिंपल एक डिले होता है। डिले क्या है, हमने कैश बुक में एंट्री करी तो कल को पासबुक में पहुंच जाएगी, पासबुक में एंट्री हुई है तो कल को कैश बुक में आ जाएगी, तो डिले होता है। तो डिफरेंस आ गया दोनों के एंट्रीज में, मैंने वहां पे प्लस किया 400, यहाँ प्लस हुआ 200, तो डिफरेंस आ गया 200 का। हम सिर्फ मैच कर रहे हैं, देख रहे हैं ठीक है या नहीं है। बस एक पेपर ये पकड़ लिया, एक पेपर ये, एक पेपर पे एंट्री करी, बाद में पेपर फाड़ के फेंक दिया, दैट इज बैंक रिकंसिलेशन। तो उसमें गलती कुछ नहीं होती, याद रखना। कैश और पासबुक में गलती नहीं होती। कैश और पासबुक का सिंपल कंसेप्ट होता है कि इन दोनों में डिले हो सकता है एंट्रीज का, क्योंकि कैश बुक बनाती है कंपनी, पासबुक बनाती है बैंक, दोनों में थोड़ा डिले हो सकता है। उनको मैच करने को ही बोलते हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, कि अगर वो मैच हो गई तो दोनों टैली हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, बस ये चेक करना होता है। तो आंसर इज सेकंड, वी मैच द डिफरेंस बिटवीन एंट्रीज इन द कैश बुक एंड पासबुक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुझे नहीं पता बच्चों ने क्या सोच के क्या लिखा, मुझे नहीं पता, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं पढ़ाना भूल गया हूँ या मेरे को पढ़ नहीं रहा कोई। चलो शुरू करते हैं। व्हेन ट्रांसफरिंग बैलेंस फ्रॉम वन पेज टू अनदर इन जर्नल, जर्नल के पेजेस होते हैं, वन पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे लेजर के अकाउंट्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अकाउंट की जो एंट्रीज होती हैं हम उनको एक मंथ से दूसरे मंथ में ले जाने के लिए ट्रांसफर करते हैं यूजिंग ब्रॉट डाउन एंड कैरिड डाउन। लाइक कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन, अगली बार बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर या बाय बैलेंस कैरिड डाउन तो अगली बार टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फ्रॉम प्रीवियस मंथ। लेकिन अगर हम पेज फोल्ड करते हैं, जर्नल में पेजेस होते हैं, तो जब हम बैलेंस को आगे लेके जाते हैं, याद रखना हम ऐसे नहीं बोलते ऊपर से नीचे लेके जाते हैं, हम लेके आगे लेके जाते हैं, अगले पेज पे ले जाने के लिए यूज करते हैं फॉरवर्ड, ठीक है। इसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड, CF एंड BF, ब्रॉट फॉरवर्ड। तो याद रखना जो आंसर बच्चों ने 20% बच्चों ने आंसर लिखा है वो सही है, 74% बच्चों ने इसका आंसर गलती से गलत दे दिया। और एनी ऑफ द अबव में 6% आया, ये तो हो नहीं सकता ना। या तो कैरी डाउन ब्रॉट डाउन होगा जो लेजर में यूज होता है, और या कैरी फॉरवर्ड ब्रॉट फॉरवर्ड होगा जो हमारा जर्नल में यूज होता है। तो प्लीज रीड द क्वेश्चन। आधे बच्चे ने ये पढ़ते हैं ट्रांसफरिंग द बैलेंस, हो गया जय माता दी, ऐसे ठीक है, ऐसा मत करना। ये देखो कहाँ से कहाँ करना है, यहाँ लिखा है फ्रॉम वन पेज इन जर्नल, लेजर में नहीं बोला गया। अगर लेजर बोला जाएगा तो कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन। Goods sent as sale on approval basis were considered as sales. This will be having effect like, अब इसको समझने की कोशिश करो। कई बार हम अपने गुड्स को सेल और अप्रूवल पे भेजते हैं, मतलब अगर आपको पसंद आए तो रख लेना वरना वापस कर देना। तो हमने क्या किया, हमने उसको भेजा अप्रूवल के लिए, बेचा नहीं अब तक, लेकिन हमने उसको सेल्स मान लिया। दोबारा लैंग्वेज पढ़ते हैं, गुड्स सेंट ऑन सेल और अप्रूवल ऑन अप्रूवल बेसिस वर कंसीडर्ड एज सेल्स। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, अगर हमने किसी को दिया हुआ है तो सैंपल दिया ना कि ठीक है रखना है तो रख लेना वरना वापस दे देना, हमने मान लिया, सेल हो गई। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ होगा, ये हमारे सेल्स को बढ़ाएगा, करेक्ट। ये हमारे डेटर्स को बढ़ाएगा, ये भी करेक्ट, क्योंकि हमने एंट्री उधार कर रखी है, पैसा तो लिया नहीं, अप्रूवल पे गया हुआ है, हमने सेल मान लिया, तो सेल में पार्टी का नाम आ गया, जब पार्टी का नाम आ गया तो क्या हो गया, डेटर्स बढ़ गए। डिक्रीज क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक भी कम हो गया, तो ये भी हो गया। तो मतलब तीनों हो गए ना, सेल बढ़ गई, डेटर्स भी बढ़ गए और क्लोजिंग स्टॉक भी कम हो गया। तो आंसर क्या हुआ, 24% बच्चों ने सही जवाब दिया, ऑल ऑफ द अबव। हम सिर्फ एक पहलू पकड़ रहे हैं, प्लीज पूरी नरेशन को पढ़ो, पूरी स्टेटमेंट को पढ़ो, फिर अटैक करो उसके ऊपर कि हमें क्या करना चाहिए। ओवरकास्ट इन सेल्स बुक इज रेक्टिफाइड, यहां पे क्वेश्चन लिया मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का एक। ओवरकास्ट इन सेल्स बुक इज रेक्टिफाइड बाय डेबिटिंग सेल्स एंड क्रेडिटिंग व्हाट। अब याद रखना है, सेल्स बुक, परचेज बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, जब भी बुक के अंदर गलती होती है तो हमेशा वन साइडेड होती है, टू साइडेड नहीं होती। आई रिपीट, जब भी बुक्स में गलती होती है तो वन साइड होती है। तो अगर सेल्स बुक को हमने ओवरकास्ट इन सेल्स बुक इज रेक्टिफाइड बाय डेबिटिंग सेल्स एंड क्रेडिटिंग व्हाट, तो जब ओवरकास्ट हुआ सेल्स तो हमने क्या किया होगा, सेल्स बुक को हमने क्रेडिट ज्यादा कर दिया, तो उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, उसको हम डेबिट करेंगे। लेकिन डेबिट तो कर दिया, क्रेडिट किसको करें, जब कुछ भी हवा में कुछ दिखता है ना, जब हवा में कुछ नहीं दिख रहा तो उसको डालते हैं सस्पेंस। अगर यार डाउट हो रहा है, यार क्या रह गया, कुछ तो सस्पेंस है ना, इंग्लिश के वर्ड जोड़ दो, कुछ तो सस्पेंस है यार, कुछ तो सस्पेंस है। सस्पेंस क्या है, सस्पेंस अकाउंट है ना। तो आंसर एक्चुअली जो 25% बच्चों ने दिया है ना वो सही है इसका।
तो 25% बच्चों ने सही जवाब दिया, दैट इज सस्पेंस अकाउंट। सेल्स रिटर्न कैसे हो जाएगी, लॉजिक बताओ ना, क्या सेल्स रिटर्न हो सकती है? हमने कोई सामान वापस थोड़ी बेचा है, तो दिस इज नॉट सेल्स रिटर्न, दिस इज सस्पेंस अकाउंट। परचेज अकाउंट का लॉजिक ही नहीं आता। एमसीक्यू की प्रॉब्लम ये होती है कि हमें सारे आंसर सही लगते हैं, होता तो कोई एक ही है ना। अच्छा, कुछ बच्चों को लगता है ऑल ऑफ द अबव वाले सारे आंसर सही होते हैं, जरूरी नहीं है। नन ऑफ द अबव वाले सही होते होंगे, वो भी सही जरूरी नहीं है। तो प्लीज रीड, कंसेप्ट क्लैरिटी लेकर आओ तो आगे पढ़ो। मुझे लास्ट टाइम किसी बच्चे ने लिखा, सर आपने ना 20 मिनट की वीडियो में 8 मिनट बकवास करी है। अब मुझे नहीं पता मैंने बकवास करी है या आपको लेक्चर दिया या समझाने की कोशिश करी है। आंसर देने से वैसे होता है ना, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अच्छा ये आंसर है, खत्म हो गया। तो भैया मैं नहीं पढ़ा सकता, मुझे समझाने के कॉन्सेप्ट आदत है, मैं तो पढ़ाऊंगा। पढ़ते रहो और फीडबैक देते रहो, ठीक है। विच इज नॉट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास 3 तरह की अकाउंटिंग होती है, ये आपको पता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हमेशा याद रखना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू मेंटेनिंग फाइनल अकाउंट्स, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप के लिए हो, चाहे पार्टनरशिप के लिए हो, चाहे आपके कंपनी अकाउंट्स के लिए, मेंटेन करना है। हम उसमें एनालाइज कुछ नहीं करते। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कॉस्ट निकालते हैं हर चीज की, उसको एनालाइज करते हैं, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हर चीज को एनालाइज करते हैं। अब बात करते हैं इस पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बजटरी कंट्रोल, बजट बनाना अकाउंटिंग का काम नहीं होता। बजटरी कंट्रोल इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यहाँ 75% बच्चों ने आंसर सही लिख दिया उनके हिसाब से, ठीक है, ये आंसर सही है। दूसरे बात है प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेशन। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक होता है प्रॉफिट, एक होता है प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आपने 100 रुपए पे 80 रुपए की कमाई करी तो 80 रुपए हो गया प्रॉफिट, लेकिन हम बोले कितना प्रतिशत, तो बोलेंगे 80% इज द प्रॉफिटेबिलिटी। मीन्स अब अगर आपने 200 रुपए कमाई करी होगी तो 200 रुपए पे तो 80% का आपको प्रॉफिट होगा, 1000 रुपए पे 80% का प्रॉफिट होगा, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। तो हमारा सेकंड आंसर भी सही हो गया, क्योंकि दैट इज अ पार्ट ऑफ अगेन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि उसमें हम एनालिसिस कर रहे हैं। थर्ड, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट इनकम स्टेटमेंट, नॉट बैलेंस शीट, नॉट अकाउंट्स, नॉट जर्नल, नो लेजर। वो है क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अगेन अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो 12% बच्चों ने सही आंसर लिखा है इसका। पहले बच्चे क्या करते हैं, पहला आंसर देते हैं बस बजटरी कंट्रोल, तो मैंने चैप्टर पढ़ा हुआ है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, और प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो तो 12th में पढ़ा था ना हमने। आधे बच्चे ऐसी कैलकुलेशन करते हैं हमारे, ये तो मैंने 12th में पढ़ा था प्रॉफिटेबिलिटी कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ये तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हुआ। तो भैया किसने कह दिया, ऐसा मत सोचो। आप 12th में कंपनी अकाउंट भी पढ़ते हो, फाइनेंशियल अकाउंट भी पढ़ते हो और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी पढ़ते हो, बस नाम अलग होता है, उसकी बुक पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे मत सोचना कभी भी। तो उसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो 5600 बच्चों में से 75% बच्चों ने आंसर दे दिया गलत, उनके हो गए नेगेटिव मार्किंग। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो नेगेटिव मार्किंग होती है। मशीनरी परचेज रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज। अगर हमने किसी मशीनरी को परचेज किया और मशीनरी की जगह परचेज को डेबिट कर दिया, तो हम क्या करेंगे, जो गलत किया उसको सही कर दो, जो सही करना उसको सही कर दो। दोबारा बोलो, जो गलती से गलत कर दिया उसको उल्टा कर दो, और जो सही करना उसको सही कर दो। तो हमने परचेज को डेबिट किया था, उसे गलती से होगी तो क्या करो, उसको क्रेडिट कर दो। और किसको डेबिट करना था, मशीनरी को, मशीनरी को डेबिट कर दो, आपका आंसर आ गया। तो इसका आंसर है सही, जो 78% बच्चों ने दिया है, डेबिट मशीनरी एंड क्रेडिट परचेज। सिर्फ मशीनरी के डेबिट करोगे तो एक और एरर हो जाएगी। सिर्फ मशीन परचेज क्रेडिट मशीनरी कर दो, मतलब ही नहीं है। क्रेडिट परचेज एंड डेबिट कैश कर दो, तो कैश का तो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है यहाँ पे कहीं। तो आंसर इज बी, डेबिट मशीनरी क्रेडिट परचेजेस। याद रहेगा। ऊपर चलते हैं। करंट रेशियो इज कैलकुलेटेड एज। करंट रेशियो कैसे निकालते हैं? करंट रेशियो के 2 कंपोनेंट कौन से होते हैं, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। कई बच्चे क्या होते हैं, जल्दबाजी में काम करते हैं, टिक 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 टिक। अभी देखो क्या होता है, डिवाइड और माइनस में एक ही तो फर्क है, 2 बिंदुओं का। मैं माइनस करके 2 बिंदु लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाता है ना। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, जल्दबाजी में वो माइनस देखते थे, डिवाइड भूल जाते हैं। तो अगर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को हम डिवाइड करते हैं, दोनों को नहीं होता, करंट एसेट को करंट लायबिलिटी से डिवाइड करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे पास कितनी रेशियो है, जिसके लिए आइडियली कई बच्चों ने लिखा भी है आंसर्स में कि सर 2:1 की आइडियल रेशियो होती है। करेक्ट, इससे ऊपर भी हो सकती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो का लॉजिक हमने अलग से मैंने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में, करंट रेशियो में सिखा रखा है, आप देख सकते हो। तो पहला आंसर जो है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये होता है फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल के लिए, उसको बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। दूसरा है करंट एसेट डिवाइड बाय टोटल एसेट। ये कुछ नहीं है, अगर हम निकालना चाहें तो चेक कर सकते हैं कि हमारी
करंट एसेट की पोजीशन कितनी टोटल एसेट्स में, मतलब हमें कितना पैसा एक साल में आ सकता है। और तीसरा चौथा जो है टोटल लायबिलिटी डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, वो लॉजिक ही नहीं है करंट रेशो का कि हमारी एक साल में कितनी लायबिलिटी देनी है टोटल लायबिलिटी में से। दैट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, वो बैंकिंग वाला यूज करते हैं कभी कभी, लेकिन हमें जो पढ़ना है दैट इज पार्ट सी, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। स्टॉक टर्नओवर रेशो, चलो आज के लिए एक आखिरी रेशो करते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशो इज कंप्यूटेड एज, स्टॉक टर्नओवर रेशो होती किसी का पार्ट है लिक्विडिटी रेशो। अब कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, मेरी तरह होते हैं हर बच्चे कंफ्यूज थोड़े से। करंट स्टॉक रेशो मतलब स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट, चलो करंट एसेट मतलब हो गया करंट रेशो, चलो लिक्विडिटी रेशो में डाल देते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं स्टॉक का मतलब हो गया इट विल गिव अस बेनिफिट फॉर लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म में बेचेंगे तो हो गया सोल्वेंसी, तो सोल्वेंसी में डाल दो। कुछ बच्चे कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी इसलिए क्योंकि इसमें प्रॉफिट होगा। भैया इसमें कहीं प्रॉफिट की बात ही नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में कौन कौन सी रेशो आती है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, एक्सपेंस रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो और आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सब आती है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में। लेकिन स्टॉक टर्नओवर रेशो तो नहीं आता किसी और में, वो जाता है हमारे दूसरे नाम होते हैं टर्नओवर रेशो। स्टॉक टर्नओवर, देखो नाम भी क्या है, इसीलिए क्या कंफ्यूज करने के लिए एमसीक्यू में कुछ भी डालते हैं हम लोग। टर्नओवर जो रेशो है उसका दूसरा नाम होता है एफिशिएंसी रेशो। ठीक है, तो मुझे पता है कई बच्चे हंस रहे होंगे, क्या यार कहाँ फंसा रखा है। एमसीक्यू होते फंसाने के लिए, तभी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू आते हैं। आप देखते नहीं कितने सालों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आईएएस तक के एग्जाम्स के अंदर हमें एमसीक्यू मिलते हैं पहले पार्ट में। क्यों मिलते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा आपका दिमाग खर्च कराते हैं। आपने अगर डेली के 10 से 15 एमसीक्यू सॉल्व करे ना अपने आप बैठ के, तो आप सोचो 365 दिन में कितने कर लोगे। मैं तो फिर भी आपको 2, 4, 5 डेली के दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप डेली के 10 अपने आप करते हो तो आप कितने सारे कर लोगे, है ना। हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ कि कल या परसों तक मेरे ख्याल से हमारी बुक आ जाएगी। बुक नहीं मतलब कंपाइलेशन किया है हमने बहुत सारे एमसीक्यूज़ का, जैसे ये एमसीक्यूज़ है मैं बनाता रहता हूँ, और भी बहुत सारे एमसीक्यूज़ हमने इकट्ठे किए कई सारी बुक्स में से। वो वेरी सून इट विल बी अवेलेबल, मैं आपको अनाउंस कर दूंगा कैसे आप इसको परचेज कर सकते हैं। मार्केट में अगर खरीदने जाओगे ऐसे एमसीक्यू की बुक, तो मैं अमेजोन पे प्राइस देखता हूँ, सोचता हूँ अमेजोन ही ज्वाइन कर लूँ। 1000 रुपये ले रहे हैं लोग 800 एमसीक्यूज़ के लिए। मेहनत लगती है, नो डाउट मेहनत लगती है, लेकिन मेरे बच्चों के लिए नहीं चाहिए मुझे वो मेहनत, ठीक है। तो हमारे बच्चों के लिए क्या करना है, हमको कोशिश करके 100 रुपये से भी कम में उस बुक को, हम बुक तो नहीं कहूँगा सॉरी यार, कंपाइल एमसीक्यूज़ को मैं 100 रुपये से कम तक में लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि उसकी टाइपिंग इस तरह से हो जाए कि वो कम से कम पेज में ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ आपके लिए अवेलेबल हो जाए। जैसे ही आएगी आपको बता दूंगा, देन यू कैन फिल द फॉर्म, एक फॉर्म आपको दे दूंगा, फॉर्म फिल करना, पेमेंट कहाँ पे जमा करनी बता दी जाएगी। वंस यू विल सेंड द स्नैपशॉट इन द ईमेल, आपको इमीडिएटली वो बुक, मैं फिर बुक बोल रहा हूँ, बुक नहीं है वो, कंपाइल्ड एमसीक्यूज़ है, वो मैं आपको ईमेल के थ्रू भेज दूंगा, ओके। और उसको डिस्कस भी करना शुरू करेंगे बाद में, अभी नहीं, अभी धीरे धीरे पार्ट। दूसरा, जाने से पहले थैंक यू वेरी मच, ये मैं आपसे बोल चुका हूँ, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। 10 मिलियन व्यूज़ हमारे इस चैनल के हो गए हैं 2.5 साल की जर्नी में, और लगभग आपको मैं बताना चाहूँगा कि लगभग हमारे पास आज की डेट में 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स भी हो चुके हैं। तो ये हमारे पास 2,47,000 सब्सक्राइबर्स, जो आप लोगों का प्यार है, जो मुझे मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों सिर्फ आगे बढ़ाते रहो, चैनल को बढ़ाते रहो, मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, और आप बढ़ाओगे इसीलिए मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और दोस्तों को शेयरिंग से कभी मत कतराना कि मुझे आता है उसको नहीं बताऊंगा। जिसने ये चिंदी चोरी करी, मैं भूल बोलता हूँ, जिसने भी चिंदी चोरी करी ना, सीरियसली दिस इज़ वेरी बैड। नॉलेज अपने तक नहीं रखनी, फिर तो मुझे भी ट्यूशन सेंटर खोल देना चाहिए कि मैं सेंटर खोल के पढ़ाऊंगा बच्चों को, 10 बच्चे आएंगे 10, 15 आएंगे 15, मेरे को नहीं शेयर करना किसी से। नो, दिस इज मेंट फॉर ऑल, जितने बच्चे खुश नजर आते हैं, इसीलिए क्योंकि मैं उनसे ट्यूशन की तरह नहीं, नॉलेज शेयरिंग की तरह पढ़ाता हूँ। ये ट्यूटोरियल सर्विसेज नहीं है, ये सिर्फ मेरी एक सर्विस है जो मैं आपको दे रहा हूँ, उसके बदले मुझे आपसे जुड़ना है। सिर्फ कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह मुझे कहीं जाना पड़े तो मेरे पास एक दोस्त होना चाहिए। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।